नमस्कार। अपन ने जो लोकतंत्र के संदर्भ में पिछली क्लास में देखा था, आज अपन उस लोकतंत्र के संदर्भ में आगे देख रहे हैं। लोकतंत्र का एक तरह से अपन मूल्यांकन या लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, ये अपन देख रहे हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें से पहला तर्क ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि लोकतंत्र में जब व्यक्ति को समानता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, विकास के अवसर मिलते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का विकास होता है। दूसरा है शासन की कुशलता। इसमें क्या है कि शासन में योग्य व्यक्ति होते हैं और योग्यता के आधार पर शासन करते हैं, तो निश्चित रूप से शासन में भी कुशलता होती है। तीसरा पॉइंट है लोगों में गौरव तथा उत्तरदायित्व की भावना का संचार। जब लोगों में एक तरीके से उनको स्वतंत्रता दी जाती है, समानता दी जाती है, उनको जो कार्य करने की जो एक तरीके से आज़ादी दी जाती है और उसके आधार पर वो कार्य करते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर, उनमें जो उत्तरदायित्व की भावना होती है, तो उनमें उनको अच्छा महसूस होता है और एक तरीके से वो अपना गौरव महसूस करते हैं। चौथा है राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार। लोकतंत्र में एक तरीके से राष्ट्रभक्ति की भावना होती है आम नागरिकों में, देश के नागरिकों में, और उससे उनमें आपस में एक तरीके से राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार भी होता है। हिंसात्मक क्रांतियों का खतरा कम होता है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसात्मक क्रांति नहीं होती है। यहाँ जनता ही अपने द्वारा प्रतिनिधियों को चुनती है और ये जनता का ही शासन होता है। इसमें कोई असंतोष विशेष तौर से उभर करके नहीं आता है, इसलिए इसमें ऐसी कोई क्रांति वगैरह नहीं होती हैं। राजसत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंजस्य भी लोकतंत्र में पाया जाता है। जनमत की शक्ति, ये अपन सब जानते हैं कि इसमें पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है। इसमें ये लोकतंत्र है, इसमें जनता की शक्ति होती है, अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। और इसके बाद में है जन कल्याण पर आधारित। जो लोकतांत्रिक पद्धति है, ये इस प्रकार की एक लोकतांत्रिक पद्धति है कि जिसका उद्देश्य ही जनता का कल्याण करना है, जनता का अधिकतम कल्याण, और जनता के कल्याण पर ही आधारित ये लोकतांत्रिक पद्धति है। इसलिए इसका उद्देश्य जो है वो लोक कल्याण की भावना ही है। और अगला है परिवर्तनशील शासन। क्योंकि लोकतंत्रात्मक पद्धति में क्या है कि जनता 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है, और यदि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, तो 5 साल बाद चुनाव जैसे आते हैं वो उनको चेंज कर देते हैं और सरकारें भी बदलती रहती हैं इसी आधार पर। तो ये परिवर्तनशील शासन कहलाता है। आगे अपन देख रहे हैं इसमें लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क या लोकतंत्र की आलोचना। अब लोकतंत्र की भी आलोचना की जाती है, हालांकि इसको सबसे अच्छा शासन माना जाता है कि लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन है दुनिया का, फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। और आलोचना की जाती है वो सही भी आलोचना की जाती है। इनमें पहली आलोचना है कि मानव समानता की धारणा का खंडन। जो हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि लोकतंत्र में समानता होती है, समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होती है और समानता होनी भी चाहिए, लेकिन मानव समानता की जो धारणा है ये एक तरीके से नामुमकिन है, ये संभव भी नहीं है। एक विद्वान हुए हैं जर्मनी के, ये फ्रेडरिक नीत्शे। तो ये जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि मानव समानता का एक तरीके से मानव समानता के घोर विरोधी थी। और इन्होंने कहा है अति मानव, यानी कि नीत्शे ने कहा कि अति मानव द्वारा शासन का प्रतिपादन किया, यानी कि ये एक सुपरमैन के द्वारा ही शासन व्यवस्था को संचालन करने के पक्ष में थी और मानवीय समानता एक घोर विरोधी थी। और मानवीय समानता इसमें हो भी नहीं सकती। और ये निश्चित भी है कि यदि कुछ समय के लिए हम संसाधनों का समान वितरण कर भी दें, समानता स्थापित कर दें, तो कुछ समय बाद फिर वो असमानता क्लियर नज़र आने लग जाएगी। दूसरा है लोकतंत्र
ये अकुशलता का सिद्धांत है। अकुशलता का सिद्धांत इसको इसलिए कहा गया है कि एक विद्वान हुए लेकी, तो उन्होंने कहा है कि यह सबसे अधिक गरीब लोगों का शासन होता है। सबसे अधिक ये गरीब हैं, इसलिए विवेकहीन भी होते हैं, और स्वाभाविक रूप से जब ये गरीब हैं तो सबसे अधिक ये सामर्थ्यहीन भी होते हैं। इनके पास में संसाधन भी नहीं होते हैं, और ये अपनी जीविका उपार्जन के लिए ही पूरा ध्यान देते हैं, और राज्य की या शासन व्यवस्था के संदर्भ में इनका ध्यान नहीं जाता है, और ना ही इनमें इस प्रकार का कोई विवेक होता है शासकीय संस्थाओं के प्रति। तो आवश्यक रूप से संख्या में ये सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे अधिक होते हैं, और अधिक व्यक्तियों का ये शासन होता है, क्योंकि लोकतंत्र अपन कहते ही हैं कि जनता का शासन है, और जनता में अधिकांश लोग गरीब होते हैं, तो इसलिए इसको अकुशल लोगों का शासन भी कहा गया है। अगली इसकी आलोचना है दोषपूर्ण दल प्रणाली। आप ठीक से जानते हो दल प्रणालियों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। जो राजनीतिक जो दल हैं ये बहुत ही इनमें दोष होते हैं, और हमारे देश में एक दुदलीय पद्धति नहीं है, एक बहुदलीय पद्धति है। यानी कि एक देश को चलाने के लिए उस देश की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए उपयुक्त 3 या मुश्किल से 4-5 दल का होना काफ़ी होता है, और जितने विकसित देश हैं उनमें तो महत्वपूर्ण जो शासन है वो 2 ही दलों के बीच में बदलता रहता है। लेकिन हम हिंदुस्तान के संदर्भ में देखते हैं कि यहाँ एक बहुत ही बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है, और यहाँ हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 1800 के आसपास है, और 1800 को लगभग ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी संख्या कितनी है, तो इस देश की स्थिति के बारे में बारीकी से देखते हैं तो यहाँ दल प्रणाली में अनेकों दोष हमको नज़र आते हैं। यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय जो दल कहलाते हैं, जो 6 या 7 जिनकी संख्या है, उनको भी हम फाइनल कर दें तो भी ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन हम उनको भी फाइनल उनका करना तो दूर की बात है। राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनको और राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर के भी हम दल पद्धति निश्चित कर दें तो भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये 50-60 दलों के अतिरिक्त भी बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, और इस वजह से हमारे यहाँ ऐसी शासन व्यवस्थाएं होती हैं, और हर एक दल किसी दूसरे दल के साथ मिलकर के कोई भी गवर्नमेंट को गिरा भी देते हैं, या अपने प्रतिनिधि को प्रॉपर पद प्राप्त नहीं हुआ है तो भी वो विद्रोह कर देते हैं और अपना विरोध जाहिर कर देते हैं, और गवर्नमेंट को समर्थन भी नहीं देते हैं। तो एक बड़ी दोषपूर्ण प्रणाली हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में देखने को मिलती है। लोकतंत्र की असंभवता, लोकतंत्र की असंभवता ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की असंभवता का मतलब ये है कि एक विद्वान हुए पेरेटो, तो पेरेटो ने भी इसे शासन अभिजन वर्ग कहा है। शासन अभिजन वर्ग, ये अभिजन वर्ग राजनीति में नहीं होते, ये प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक दल व्यवस्था में, हर स्तर पर ये अभिजन वर्ग देखने को मिलते हैं। जो टॉप पर होते हैं, जो ऊपर के लेवल के कुछ लोग होते हैं, वो अभिजन वर्ग कहलाते हैं। तो अभिजन वर्ग का शासन है, इसको अभिजन वर्ग का शासन कहा गया है। और जब हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र हम किस तरीके से लोकतंत्र कह सकते हैं, ये यूँ समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए कि एक चुनाव में 10 कैंडिडेट्स खड़े हुए, और उनमें से एक को यदि 20% वोट मिल जाते हैं और 9 को 80% वोट मिलते हैं, तो 20% वाला शासन करता है 80% के ऊपर। तो निश्चित रूप से उसको एक तरीके से जनता ने समर्थन 20% ने दिया, लेकिन यहाँ इस प्रकार की पद्धति है कि वो 20% जो कि 9 से अधिक वोट लाया है वही शासन करेगा, वही चुनाव में उसकी जीत होती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र की एक असंभवता होती है, और ये एक जनतंत्र में जनता का अधिकार नामात्र का होता है। वास्तविक सत्ता तो कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में रहती है। जैसा कि अपन देखते हैं कि शासन का संचालन तो कुछ मुट्ठी भर
लोग ही चलाते हैं। पांचवी इसकी आलोचना विपक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र सांस्कृतिक विकास में बाधक है। अभी इसको सांस्कृतिक विकास में बाधक क्यों माना गया है? क्योंकि विकास उच्च वर्ग द्वारा होता है, निम्न वर्ग द्वारा नहीं। और इसमें जो साहित्य है, कला है और विज्ञान है कि पूर्ण उन्नति नहीं होती। निम्न वर्ग तो उच्च वर्ग का ही अनुसरण करता है। उच्च वर्ग की तरफ से ये परिवर्तन आते रहते हैं व्यवस्था में। छठा, समय तथा धन का अपव्यय। लोकतंत्र में अपन देखते हैं कि आए दिन कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के, कभी राज्यों की विधानसभाओं के, तो कभी ये अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है, तो यहाँ पर भी ये चुनाव होते रहते हैं। और जैसा ही वर्तमान में नगर पालिकाओं के चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायती राज्य में 21 जिलों में भी अभी चुनाव हुए हैं। तो लग रहा है कि 5 साल में लगातार हर साल कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं और इन चुनाव में बेहद धन खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है और धन का बेहद अपव्यय होता है। आगे इसकी आलोचना है कि भ्रष्ट नेतृत्व, यानी कि जो लीडर्स होते हैं, जो इसकी जो टॉपर जो नेता होते हैं, जो इसका नेतृत्व करने वाले होते हैं, वो भी भ्रष्ट होते हैं, वो भी बेईमान होते हैं, ईमानदार नहीं होते, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते। पैसेवरों का शासन। पैसेवरों का शासन इसलिए है कि जिसके पास में जो पैसा है वो पार्टी को अधिकतम धन दे करके भी टिकट खरीद लेते हैं, जनता वो पैसे भी बांट देते हैं और बेहद पैसा खर्च करते हैं चुनावों में। और जिसके पास में जो पैसा होगा वो उसी को टिकट मिलेगा, वही धन जनता जनार्दन में चुनाव में खर्च करेगा और जीत ऐसे ही व्यक्तियों को हासिल होती है। तो इसमें जैसे कि कहा गया है कि गरीबों का शासन है या गरीब भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। वो इस तरीके से भूमिका अदा करते हैं कि इस तरह वो वोट ही कास्ट कर सकते हैं, बाकी उनको टिकट लेकर के वो पार्लियामेंट में पहुँचे ये एक बड़ा कठिन मामला होता है। बिरले केस इस तरीके सामने आते हैं। संकट काल के लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि संकट काल जैसे ही आता है तो इसमें फाइनल निर्णय लेने में या युद्ध की स्थिति का फाइनल निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री डिसीजन लेता है, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है और संकट काल के लिए ये बड़ा कठिन या चुनौतीपूर्ण हो जाता है और दूसरा देश तुरंत आक्रमण कर देता है। तो यहाँ ये संकट काल के लिए इतना उपयुक्त ये शासन प्रणाली नहीं है। और बहुमत की तानाशाही, जब हम देखते हैं बहुमत की तानाशाही, तो जैसे आज हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक तरीके से जब बहुमत प्राप्त पार्टी आई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तो निश्चित रूप से क्योंकि उनको 2/3 बहुमत से ज़्यादा यदि बहुमत मिल जाता है तो अन्य दलों की परवाह नहीं करते, अन्य दलों के जो सिद्धांत हैं उनकी परवाह नहीं करते, अन्य दलों के लोग जो मांग करते हैं उनकी वो पूर्ति नहीं करते, उनको सीरियसली वो नहीं लेते हैं और वो बहुमत के आधार पर वो एक तरीके से उनका तानाशाही जैसा रवैया नज़र आता है और वो जो चाहते हैं वही वो करते हैं। उस पर वो किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क या वाद विवाद भी वो नहीं करते। जैसा कि वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की है, इस पर ना ही कोई विशेषज्ञों की कमेटी बैठाई, ना ही किसी अन्य दूसरे दलों की सहमति ली और ना ही इस पर कोई वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ और सरकार ने अपने स्तर पर इसको लागू कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे किसान नीति है, बहुत सारी औद्योगिक नीतियां हैं और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि उन पर गवर्नमेंट बिना किसी विचार विमर्श के, वाद विवाद के, बिना किसी दूसरे राजनीतिक दलों के लीडर्स की अनुमति के, बिना किसी बुद्धिजीवी वर्गों की सलाह के और ऐसी नीतियां बना देती है जो एक तरीके से या तो किसी वर्ग के पक्ष में जाती है या वो बहुत ही पेशेवर लोग या उद्योगपतियों के पक्ष में जाती है या दीर्घकाल के लिए वो अनुकूल नहीं होती। इस प्रकार की जो तानाशाही के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं वो देश के लिए उपयुक्त नहीं होती। आपका ये डेमोक्रेसी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।